यहाँ आपको सिलेबस भी दिया हुआ है और यहाँ वेटेज भी दिया हुआ है कि एग्जाम में कितने क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला है पॉलिटी, है ना। पॉलिटिक्स भी आपको हिस्ट्री के लिए पढ़ने हैं, जिसको थीम्स ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। बेसिक लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो तब थोड़ा समय ज्यादा दे दोगे, बाद में चीजें उसी पे बिल्ड होगी तो ज्यादा समय परेशानी नहीं आएगी। लेकिन फिर क्या होता है, अगर बेसिक थिंकिंग नहीं देते हैं और सिर्फ उसको डेटा के एंगल से पढ़ते हैं तो फिर एग्जाम में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ गया तो फिर जरा डामाडोल हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, सो लेट्स टॉक अबाउट जो हमने ऑलरेडी प्रॉमिस किया था कि भाई अगर मैं CAPF 2025 का एग्जाम लिखना चाहता हूं, क्वालिफाई करना चाहता हूं, अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना चाहता हूं, अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहता हूं, तो अगर मेरे पास 1 साल है, मेरा कोई बैकग्राउंड है या नहीं है, तो कैसे करना चाहिए। हो सकता है ये तो एब्सोल्युटली पॉसिबल है, लेकिन कैसे करना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक स्टफ, बेसिक प्लान, जो ओवरऑल बहुत सारे लोगों के लिए कॉमन हो सकता है। ठीक है, अगर इसको फॉलो करते तो देयर आर वेरी गुड चांसेस दैट यू कैन डेफिनेटली गेट वेरी गुड मार्क्स इन दिस एग्जाम, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू करते हैं कि भाई पेपर 1 के लिए ये वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली पेपर 1 के लिए है। पेपर 1 के लिए 1 साल भर में अगर मेरे पास है तो मैंने क्या कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए एक बार थोड़ा सा बेसिक स्टफ देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि यार ये चलो अपना डंका पीट रहा है, लेकिन देखिए ये कभी कभी जरूरी भी होता है। मैं एक स्टूडेंट हूं और मुझे यहां कहीं अपना फोटो चाहिए। ठीक है, फॉर यू दीज आर जस्ट फेसेस, बट दे आर अचीवर्स, राइट, एंड यू वांट टू बी हियर। ठीक है, तो बैठना है यहां तो फिर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन एक बार इस स्लाइड को और एक बार ठीक से देख लो, है ना, और अपने आप को बोल दो कि मुझे यहां आना है ना। जितना इस तरह से मैं सोचता हूं उतना फिर चीजें चेंज होती है। बिफोर गोइंग अहेड जस्ट लेट मी गिव यू ब्रीफ आइडिया कि आपका जो, अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो ये आपका शुरू होगा 21 अगस्त को। रिटायर्ड एडीजी जो है HR सिंह सर, उनका लेक्चर होगा, वहां से शुरुआत होगी। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ये जो ऑफलाइन बैच है वो सिर्फ दिल्ली में है अभी, राइट। इफ यू वांट टू ज्वाइन ऑफलाइन यू कैन बी इन दिल्ली। ऑनलाइन थ्रू आउट द इंडिया आप कहीं भी हो यू कैन ज्वाइन, राइट। उसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो, ये आपके नंबर्स हैं आपके सामने, आप इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस में पेपर 2 मैं खुद पढ़ाता हूँ, ठीक है। पेपर 1 के भी सारे रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, टेस्ट सीरीज, पेपर 1 पेपर 2 की किताबें एंड एवरीथिंग इज गिवन। यू जस्ट हैव टू कॉल दिस नंबर। आपको कोई भी डाउट हो, फिर फीस के रिगार्डिंग और क्या फैसिलिटी चाहिए क्या नहीं है, आपके मन में कोई भी शंका है, डेफिनेटली कॉल दिस नंबर, मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। चलो अब सीधी बात, तो ऑलरेडी ये मैं जो अपना CAPF वाला वीडियो उसमें बता चुका हूं। फिर एक बार जिन्होंने शायद वो वीडियो नहीं देखा होगा उनके लिए फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि आपका भाई CAPF का जो एग्जाम होता है वो एग्जाम जो है वो हर साल फिक्स उसका चीज है। अभी 2025 में 3 अगस्त का जो दिन है, मतलब फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त, उस दिन वो होगा। एक ही दिन 2 पेपर होते हैं। पहला होगा पेपर 1 जो कि MCQ टाइप का होगा, 2 घंटे का, ये ना MCQ होता है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 होगा जो कि 3 घंटे का होगा। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो आपको लिखना है रिटन फॉर्म में, है ना। तो ये जो 2 घंटे का पेपर है, ये इसमें 125 क्वेश्चंस होंगे। हाँ, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट, मतलब क्या क्या इसका क्या सिलेबस है वो अभी आगे बताऊंगा मैं। 125 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे मतलब 120 मिनट का समय होगा, और हर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, इसलिए टोटल मार्क है 250। आप पकड़ के चलो, मुझे 140 लाना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ये पेपर जो होता है 3 घंटे का, ये 200 मार्क्स का है। इसमें भी आपको 90+ स्कोर लाना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों पेपर आपके सेम डे पे होंगे। मॉर्निंग में 10 से 12 ये पेपर 2 घंटा, उसके बाद 2 से 5 3 घंटा ये पेपर, ठीक है।
अब बात करते हैं आपके जो आपका जो कंटेंट है उसका। अभी जो सारा कंटेंट है ना, ये पेपर 1 का ही है। हाँ, अभी इस वीडियो में हम एक्चुअली स्पेसिफिकली पेपर 1 के बारे में बात करने वाले हैं। पेपर 2 के बारे में हम लोग अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो पेपर 1 का सिलेबस आपके सामने है। यहां आपको सिलेबस भी दिया हुआ है और यहां वेटेज भी दिया हुआ है कि एग्जाम में कितने क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला है पॉलिटी, है ना। पॉलिटी है, उसकी पढ़ाई है वो पॉलिटी में आता है। फिर इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट है, हिस्ट्री में तीनों पार्ट, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों जो है ये साइंस पोर्शन के अंदर आते हैं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस एग्जाम का, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट है, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस होते नहीं है और इस पे हर साल टोटल मिला के 22 से 25 क्वेश्चंस आते ही है। कभी कभी इट गोज अराउंड टू 30 क्वेश्चंस टू। ठीक है, तो बस ये दिमाग में रखो कि अच्छा खासा नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां से पूछा जाए। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें भी 15 क्वेश्चंस तो आते ही है। ठीक है, और पॉसिबल है, आसान है वो करना, बहुत मुश्किल नहीं है। इस साल थोड़े से टफ सवाल पूछे थे तो बच्चे थोड़े नाराज थे, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर करते हो और अपनी एक लेवल ऊपर लेके जाते हो तो वो बहुत मुश्किल नहीं है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग टोटल मिला के आपको एक 20 सवाल तो आते ही है ना, 15 से 20। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 125। एवरी क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स, सो टोटल स्कोर इज 250। ठीक है, तो ये है आपका बेसिकली सिलेबस। ये है आपके सब्जेक्ट्स जो आपको पूछे जाएंगे। ये जो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस है, इसमें ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। हाँ? अब ये सारे सब्जेक्ट जो है वो कहां से पढ़ेंगे, ये उसका सोर्स है। ठीक है, ये है उसका सोर्स। ठीक है, तो ये जो है ये एनसीईआरटीज है। जस्ट गिव मी मोमेंट। एनसीईआरटीज कंपलसरी है हर सब्जेक्ट के लिए। व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी, आपको 11th क्लास का एक एनसीईआरटी बहुत अच्छा है जो आपका बैकग्राउंड अच्छे से खड़ा करेगा उस सब्जेक्ट के लिए। उसके अलावा फिर है लक्ष्मीकांत सर का किताब, है ना, इंडियन पॉलिटी। अगर आप ज्योग्राफी की बात करते हैं तो एनसीईआरटीज आर इनफ, इफ आई थिंक सो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको लगता है थोड़ा सा आपको और पढ़ना है तो माजिद हुसैन सर का किताब है ना, ज्योग्राफी वाला, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद साइंस की बात करते तो एनसीईआरटीज आर मोर देन इनफ। ठीक है, हिस्ट्री के केस में मॉडर्न इंडिया के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा पुराने एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी जो है वो एंशिएंट और मिडिवल के लिए बहुत अच्छे है। नए एनसीईआरटी भी आपको हिस्ट्री के लिए पढ़ने हैं, जिसको थीम्स ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। वो भी आपको पढ़ने हैं। 3 है वो थीम्स, वो तीनों के तीनों पढ़ने हैं आपको। उसके बाद इकोनॉमी, जो 11th 12th का एनसीईआरटी काफी है। देन कम्स एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। उस केस में ऐसा है कि आप कोई भी किताब उठा लो, ठीक है ना, मार्केट से, जो एप्टीट्यूड रीजनिंग को कवर करती है। उसके पहले क्या करना कि एक बार ना सारे क्वेश्चन पेपर्स को देख लेना, तो आपको स्टैंडर्ड लेवल पता चल जाएगा यूपीएससी का कि भाई ओके इस तरह के सवाल पूछते हैं, इस अलग अलग टॉपिक से सवाल पूछते हैं। फिर उनको भी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो और उसके जैसे अलग अलग सवाल उस किताब से प्रिपेयर करते हो, दैट इज इनफ। करंट अफेयर्स जो है वो आप देखो, एवीकेएस का भी अपना मैगजीन है, उसके अलावा आप कोई भी एक अच्छा करंट अफेयर्स का मैगजीन जो है वो पढ़ सकते हो, रेफर कर सकते हो, जो अच्छे से डिटेल में चीजें कवर करता है। क्योंकि करंट अफेयर्स के मैगजीन की तरफ सिर्फ इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि भाई पेपर 1 में काम आएगा, वो चीजें आपको पेपर 2 में भी ऐसे राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग के लिए काम आएंगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको जब पेपर 2 का स्ट्रेटेजी में बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। भाई पेपर 2 का अपना कोई सिलेबस है नहीं, पेपर 1 में आप जो पढ़ रहे हो वही पेपर 2 में इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन उस दृष्टिकोण से हमको उसको पढ़ना है। तो अच्छा करंट अफेयर्स का किताब जो है वो आप पढ़ो। पेपर 2 के लिए जो टॉपिक्स की किताब आती है वो आपको बाद में मिलेगी, CAPF EC 2025 बुक, जो मई मंथ में आपको मिलेगी। और उस किताब में फिर साल भर के टॉपिक्स आपको कवर करके मिलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ओवरऑल सिलेबस का सोर्स कि आपको क्या क्या खरीदना है, क्या क्या लेके आना है, मार्केट से उठा के क्या क्या लाना है, ऑनलाइन क्या क्या मंगाना है और किस तरह से उसको पढ़ना है। किस तरह से उसको पढ़ना है वो बात करेंगे अभी। यस, देखिए ये सब तो सही है, ठीक है, ये सब तो ठीक है, मतलब कि भाई ओके ये किताबें हैं, ये सिलेबस है, ये एग्जाम का डेट है, ये एग्जाम का पैटर्न है। अब बचा मैं,
मैं मतलब मैं एज ए स्टूडेंट, है ना, एस्पायरेंट, कि जिसको करना है, तो अभी क्या क्या चाहिए उसके लिए। ये फोटोज में तो बहुत सही लग रहा है, मुझे वहां खड़ा होना है, तो भाई हर जगह वही सब जो बताते हैं वही सब बताने वाले हैं, क्योंकि रेसिपी में वही आता है, उसके सिवा सीएपीएफ की भी रेसिपी नहीं बनेगी। तो डिसिप्लिन आता है, और वो डिसिप्लिन कोई और डाले उससे अच्छा अगर मैं खुद अपने आप पे बंधन लेके आऊं तो अच्छा है। कितने घंटा मुझे कम से कम पढ़ना है, मेरी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, कौन सी चीजें मुझे छोड़नी है क्योंकि मुझे ये एग्जाम देनी है, कौन सी चीजें मुझे पकड़नी है, ये डिसाइड करेगा कि आप कितना ऊपर चढ़ सकते हो। दूसरा, कभी कभी हम सेल्फ डिसिप्लिन होते भी हैं, शुरुआत बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन ना 1 साल का ड्यूरेशन, 8 महीने का ड्यूरेशन, 10 महीने का ड्यूरेशन, कभी कभी सैचुरेट होने लगते हैं हम लोग। 1-2 महीना अच्छे से करते हैं, लेकिन होता यह है कि तुरंत कुछ बदलाव दिखता नहीं है, तुरंत कुछ रिजल्ट नहीं दिखता है, या कभी कभी निराश होने वाला रिजल्ट भी आता है। छोटा मोटा मॉक टेस्ट देते हैं, फिर कभी कभी वही वही पढ़ के इरिटेट हो जाते हैं, कभी कभी लगता है कि क्या ही कर रहे हैं हम लोग। मन जो है वो अजब चीज है, और वहां पे हैम्पर होती है हमारी कंसिस्टेंसी। बैठने के लिए तो पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल पढ़ाई हो नहीं रहा है। तो जो मेरी कंसिस्टेंसी है वो मुझे याद रखना, ये बहुत बढ़िया से उन्होंने दिया है। इंटेंसिटी जो मेरी है वो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इंटेंसिटी मुझे बस यहां तक लेके जाएगी, मतलब यहां से यहां तक। फिर यहां यही रुक जाऊंगा तो कैसे चलेगा। लेकिन अगर मैं कंसिस्टेंट हूं तो मेरी इंटेंसिटी थोड़ी कम ज्यादा होती रहेगी, है ना। लेकिन अगर मैं कंसिस्टेंट हूं तो मैं 100% अपने गोल तक पहुंचूंगा। तो डिसिप्लिन जरूरी है और कंसिस्टेंसी जरूरी है, ठीक है। एंड देन सारा आसमान आपका है। 3 चीजें जो है यहां जो दी है, ये आपका एक्चुअल प्रिपरेशन है जो आप करते हो, जो आपको करना है, और ये 2 चीजें आपको सपोर्ट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मली ये होता है कि पीपल थिंक दैट ओके आई एम रीडिंग अ बुक एंड दे इक्वेट रीडिंग विथ स्टडी, कि मैं पढ़ रहा हूं मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मतलब मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। नो, स्टडी ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। मैं पढ़ता हूं, नया कंटेंट यूट्यूब की तरह है, सोशल मीडिया की तरह है। हालांकि पढ़ना अपने आप में आज बहुत बड़ी चीज हो गई है क्योंकि ये सारा चीज आ गया है, लेकिन सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, क्योंकि वो नया नया कंटेंट आता है, कुछ चीजें होती है प्लस माइनस, तो मुझे पढ़ते वक्त अच्छा लगता है। लेकिन वो अगर मुझे याद ही नहीं रहने वाला, पकड़ लीजिए अगर मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया प्रिपरेशन, सितंबर से स्टार्ट किया प्रिपरेशन, पकड़ लो 15 अक्टूबर को मैंने कोई चीज पढ़ी, बहुत अच्छी लगी, 16 अक्टूबर को कोई नई चीज पढ़ी, अगर 4 जनवरी को मुझे 15 अक्टूबर को मैंने क्या पढ़ा था या फिर उसके रिगार्डिंग अगर कोई सवाल आया और वो जवाब अगर मैं नहीं दे पाया मॉक टेस्ट में, तो 15 अक्टूबर को मैंने जो पढ़ा, अक्टूबर को जो मैंने पढ़ा, वो तो वेस्ट हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसलिए जो मैं पढ़ता हूं, मैं तो हमेशा ये बोलता हूं कि भाई छोटी सी डायरी मेंटेन करो, और जो मैंने आज पढ़ा है उसको लिखो, जो आज मैंने प्लान किया है वो भी लिखो, हाफ पेज पे एक्चुअली मैंने कितना पढ़ा वो लिखो, और ट्रैक रखो कि मैंने कब क्या पढ़ा है, और नेक्स्ट डे जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज करो, फिर 7 दिन बाद वापस उसको रिवाइज करो, फिर 1 महीने बाद उसको वापस रिवाइज करो। और ये तभी पॉसिबल है जब आप डायरी में लिखोगे। 15 अक्टूबर को मैंने कुछ पढ़ा, मैंने लिख दिया, 16 को मैंने सबसे पहला काम क्या किया, जो 15 को पढ़ा वो रिवाइज किया। ऐसे करते करते जब 22 तारीख आई, तब मैंने 22 तारीख को 21 तारीख को जो पढ़ा था वो तो रिवाइज किया, लेकिन 7 दिन पहले क्या पढ़ा था 15 तारीख को, वो भी रिवाइज किया। ऐसे करते करते 15 नवंबर आ गया। उस दिन मैं क्या करूंगा, 14 नवंबर मतलब अगले दिन जो पढ़ा वो भी पढ़ूंगा, 7 दिन पहले मतलब 7 तारीख को क्या पढ़ा था 7 नवंबर को वो भी पढ़ूंगा, और 15 अक्टूबर को क्या पढ़ा था वो भी एक बार रिवाइज करूंगा। रिवाइज तो वो आपके साथ रहता है। अदरवाइज आपको लगता है मैंने पढ़ तो बहुत लिया है, और फिर देखो ऐसे होता है कभी कभी, यार कुछ याद ही नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, फील ही नहीं हो रहा कि मेरा प्रिपरेशन हो गया है, सब कुछ ऐसे लगता है कि उड़ गया है। उड़ेगा ही ना,
हमारे दिमाग में चीजें तभी सटीक तरीके से रहती है जब हम इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं या इंटरेस्ट लेके कोई चीज करते हैं। सिनेमा याद रहता है, गाना याद रहता है, क्योंकि उसमें धुन है, चाह है वो हमारी, है ना, वो एक्टर या एक्ट्रेस पसंद है, वो स्टोरी पसंद आ गई, है ना। तो ये सब्जेक्ट जो है वो भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाना मेरी जिम्मेदारी है, पहली बात। दूसरा, उसको बार बार रिकॉल करना, रिवाइज करना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये होगा तब उसको बोलेंगे पढ़ाई। ये करते वक्त एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये करनी है कि सबसे पहले पीवाईक्यू का एक किताब खरीद लो। एवीकेएस खुद भी किताब प्रोवाइड करती है आपको, लेकिन अगर आपको नहीं खुद से प्रिपेयर करना है, अगर आपको लगता है, तो आप खुद से भी मार्केट में जाके कोई भी पीवाईक्यू की किताब उठा लो, और वो किताब जो है वहां से आप हमेशा अपने साथ में रखो। जब भी आप रीडिंग रूम भी जा रहे हो तो वो पीवाईक्यू का वाला किताब हमेशा आपके साथ में, कुछ भी आप पढ़ रहे हो देख लो कि भाई, क्योंकि उसमें वो टॉपिक वाइज भी दे के रखते हैं, तो वो देख लो कि भाई क्या मुझे चाहिए। इसके साथ साथ पीवाईक्यू तो आप देख रहे हो तो आपको पता चलता है कि क्या पूछ रहे हैं, किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। फिर आप खुद भी ऐसे सोचना कि अरे इस तरीके का सवाल, अच्छा ये जो मैं पढ़ रहा हूं यहां से इस तरीके का सवाल शायद पूछ सकते हैं। दिस इज द वे यू आर अलाइनिंग योरसेल्फ विद द एग्जाम। बस मैं पढ़ रहा हूं, बाकी मुझे कुछ लेना देना नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। डिमांड ऑफ द एग्जाम को समझना पड़ेगा। डिमांड ऑफ द एग्जाम तभी समझ में आएगी जब बार बार पीवाईक्यू देखते रहेंगे, है ना। तब एग्जाम के आसपास देखो, एग्जाम तो अपने लेवल पे खड़ी है, उन्होंने डेट बता दिया है, पैटर्न बता दिया है, सिलेबस बता दिया है, किताबें बता दी है, और अपना स्टैंडर्ड भी बता दिया है कि भाई पुराने क्वेश्चन पेपर आप देखो। आप यहाँ हो, आपको वहां जाने पड़ेगा, वो नीचे नहीं आने वाला। तो आपको ऊपर जाने के लिए क्या करना है, हमेशा पीवाईक्यू उसको साथ में रखना है, तो वो आपकी सीढ़ी है। फिर आप पीवाईक्यू देखते रहते हो, फिर अपनी पढ़ाई का भी आपको स्टैंडर्ड पता चलता है कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो अलग ढंग से पढ़ना है, या उसकी ये डिटेल भी पूछ रहे हैं, इस तरीके का सवाल भी पूछ रहे हैं। सो पीवाईक्यूज आर मस्ट। एंड देन कम्स द टेस्ट सीरीज। पीवाईक्यूज तो हो गए पुराने क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस, तो उसके लिए फिर पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 का टेस्ट सीरीज तो इतना मस्ट है कि मुझे लगता है डायरेक्टली डिक्लेयर कर देना चाहिए कि विदाउट टेस्ट सीरीज यू कैन नॉट क्वालिफाई पेपर 2, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वहां लिखना है, वही नहीं होगा तो कैसे चलेगा। तो टेस्ट सीरीज जो है वो एक बहुत अहम हिस्सा है, और एवीकेएस में ये सारे हिस्से जो है वो कवर करवाते हैं हम लोग, है ना। तो टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड ज्वाइन इट। तो अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप डिमांड ऑफ द एग्जाम को समझते हैं, अगर आपको लगता है कि बॉस पेपर 1 अच्छा, पॉलिटी का ये किताब अच्छा, अब मैं इसको पढ़ रहा हूं, ये चैप्टर क्या समझ में आया उसमें से मुझे, देखिए सोचना है, एग्जाम के बारे में सोचना है, सिलेबस जो मैंने पढ़ा, जो मैंने कंटेंट पढ़ा उसके बारे में भी सोचना है कि ये क्यों दिया है, इसके पीछे का क्या पर्पस है। आप बोलोगे सर पीएचडी तो करना नहीं है, नहीं करना है, सिलेबस भी बड़ा है, बहुत समय भी नहीं दे सकते, लेकिन स्टार्टिंग में जब बेसिक लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो तब थोड़ा समय ज्यादा दे दोगे, बाद में चीजें उसी पे बिल्ड होगी तो ज्यादा समय परेशानी नहीं आएगी। लेकिन फिर क्या होता है, अगर बेसिक थिंकिंग नहीं देते हैं और सिर्फ उसको डेटा के एंगल से पढ़ते हैं, तो फिर एग्जाम में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ गया तो फिर जरा डामाडोल हो जाते हैं। और इसीलिए पढ़ना, रिकॉल करना, उसके ऊपर सोचना, उसके टेस्ट लिखना, है ना, और क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में सोचना, ये बहुत जरूरी है ताकि सारी चीज आपके साथ रहे। देखो एक्चुअली इस एग्जाम की प्रिपरेशन में क्या होता है ना, यू चेंज द वे ऑफ प्रिपरेशन। सिर्फ नहीं बदलता है, आप अपने आप में भी आप में बदलाव आता है, वो आपको रियलाइज होता है, और वो होना चाहिए। वो हो रहा है मतलब आप सही ट्रैक पे हो। किसी दिन पढ़ाई 2 ही घंटा होगा, किसी दिन 8 घंटा भी होगा, वो प्लस माइनस चलते रहेगा, बट यू आर द वन जिसमें चेंज आपको लगेगा, फर्क दिखाई देगा, वो जरूरी है। और अगर आप इस प्रोसेस से जाओगे तो सच में वो चीजें एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो यही प्रिपरेशन है भाई, साल भर आपको यही करना है। एक साथ 2 सब्जेक्ट्स ले लो, कोई तो भी 2 सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स हिस्ट्री साथ में ले रहे हो, थोड़ा सा चेंज के लिए सही होता है। और ये सारे जो सब्जेक्ट्स है ना, इसके बारे में और एक चीज याद रखना, ये सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं है, दे आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, दे आर रिलेटेड। पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी पढ़ते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, वो पढ़ते वक्त हिस्ट्री में ब्रिटिश टाइम्स में क्या हुआ वो पढ़ना ही पड़ेगा, वो हिस्ट्री का हिस्सा हो गया। आज भी कितने सारे ऐसे लॉज हमारे हैं, आईपीसी के कितने सारे सेक्शंस है जो ब्रिटिश टाइम्स से चल रहे हैं, कितने सारे एक्ट्स है, फैक्ट्री एक्ट कितना पुराना है। तो हिस्ट्री को छोड़ के पॉलिटी का प्रिपरेशन कैसे होगा। ज्योग्राफी का हिस्ट्री और हिस्ट्री का ज्योग्राफी दोनों देखना पड़ता है, पूछ सकते हैं, है ना। कौन सा राजा कब था वो जितना इंपॉर्टेंट है, वो कौन से लोकेशन पे था, उसका कौन सा एम्पायर था, कहां उसके वॉर्स हुए, कौन सा कल्चर वहां थ्राइव हुआ, ज्योग्राफी आ गया। सो उसकी अपनी इकोनॉमी आ गया,
है ना। ये नहीं कि इकोनॉमी मतलब सिर्फ नई चीज, आपको वो भी सवाल पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा ये सोच के नहीं अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो हिस्ट्री मुझे कुछ लेना नहीं, ऐसे नहीं है। किस तरह से वो दिया है, अभी हम बड़े हो गए तो हमको इस एंगल से देखना पड़ेगा कि ओके, तो मतलब राजा की इकोनॉमी उस वक्त आपके दिमाग में खुद से सवाल आना चाहिए, अरे यार पूरा चैप्टर खत्म हो गया लेकिन राजा की इकोनॉमी के बारे में कुछ भी नहीं दिया है यहाँ, तो मुझे दूसरे किसी जगह से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पूछ सकते हैं। और ऐसा ही होता है, ये अप्रोच रखेंगे तो शायद किताब के बाहर का सवाल आएगा, लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी जिंदा थी तो आपने और थोड़ा सा डिगिंग किया तो आपको वो चीज पता होगी। अदरवाइज फिर बच्चे यही चिल्लाते रहते कि अरे सर बहुत ही टफ था, समझ भी नहीं आया, बाहर से पूछा। हमारे टीचर बोलते थे एवरीथिंग अंडर द सन इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, तो हमको डर लगता था कि भाई ये कैसे है, लेकिन मुझे लगता है कि सारा का सारा नहीं समेट सकता हूं, लेकिन जो पढ़ रहा हूं उसको ढंग से पढ़ना, उसके बारे में सोचना, उसको रिवाइज करना, उसको दिमाग में रखना, ये जरूरी है। 2 सब्जेक्ट लेके पढ़ते रहना, ऐसा नहीं सोचना कि पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा फिर रिवाइज करूंगा, सब भूल जाओगे। पैरेलल रिवीजन इज द की। जो पढ़ा कल पढ़ो, 7 दिन बाद पढ़ो, 1 महीने बाद पढ़ो, रिवाइज करते रहो। ऐसा करते करते ये हो सकता है कि आपका सिलेबस खत्म होते ही थोड़ा टाइम लग जाए, मार्च या अप्रैल भी आ जाए, लेकिन आप ऑलरेडी पैरेलल रिवीजन कर रहे हो, तो आप जो आपने पढ़ा वो आपके साथ है, वो छूटा नहीं है, तो कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, टेस्ट सीरीज में मार्क्स अच्छे आते हैं। दिस इज द वे यू शुड प्रिपेयर। ठीक है, और क्या ही है प्रिपरेशन में, बस इतना ही। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से आपको पढ़ना है। इस सब में अगर आपको थोड़ा लगता है कि सर खुद से करना थोड़ा मुश्किल है, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि क्लास है, नोट्स है, लेक्चर्स है, वीडियोज है, यू कैन जॉइन अस, यू कैन डू गुड टुगेदर, वी कैन मेक द डिफरेंस, राइट। नहीं तो सेल्फ भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखो, नंबर दिया गया है। नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करो, ठीक है, हम लोग आपके साथ हैं। गॉट एनीथिंग लेट अस नो, बट इफ पॉसिबल स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर राइट नाउ, ताकि आपका सक्सेस श्योर हो जाए। ठीक है, पेपर 2 का ऐसा ही डिटेल वीडियो लेके बहुत जल्दी आऊंगा, क्योंकि मैं खुद पेपर 2 का एक्सपर्ट हूं, मैं पेपर 2 पढ़ाता हूं ऑनलाइन। ठीक है, तो जल्दी से मिलेंगे, लेकिन पेपर 1 के रिगार्डिंग ठीक से चीजों को समझ लो। इसी वीडियो को बार बार देखो, जो कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखो या फिर नंबर पे कॉल करो। ठीक से समझो चीजों को, जो सिलेबस है, जो बुक्स है, जो एग्जाम का पैटर्न है, पीवाईक्यू, वो सब आपके साथ है, बस आप वहां फिट हो रहे हो कि नहीं। आपकी कहानी है, आपको लड़ना है, हम सब लोग तो साइड एक्टर्स हैं। ठीक है, तो मैं कहाँ फिट बैठ रहा हूँ, कितना अपने आप को स्ट्रेच कर पाऊंगा, कितना घंटा रोज पढ़ पाऊंगा, कितने घंटे में कितना एफिशिएंसी दे पाऊंगा, रोज अपनी एफिशिएंसी धीरे धीरे। स्टार्टिंग में कैसे 8 घंटा पढ़ा होगा, 1 घंटा भी नहीं होगा शायद, है ना, एक जगह बैठने की आदत ही नहीं होती हमको, है ना, मोबाइल को चिपक के बैठते तो ही होता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ेगा स्टेमिना, थोड़ा कंपटीशन फील होता है, फिर टेस्ट सीरीज में मार्क्स कितने कम ज्यादा होते हैं, उससे आदमी को लगता है नहीं यार मुझे और करना है, बेहतर करना है, तो पॉसिबल है, अचीवेबल है। ठीक है, कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट।